गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन द हिंदू के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको महत्वपूर्ण वोकेब भी बताऊंगा। ग्रामर कंसेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसी एडिटोरियल से अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज अपन जो है वो अपने एडिटोरियल पे अब चलते हैं। तो आज का अपना एडिटोरियल है नॉर्मल इज़ गुड ऑन आईएमडी मानसून फोरकास्ट। देखो, नॉर्मल का मतलब है सामान्य, तो सामान्य यदि जो है वो रहता है तो ये अच्छा है। ऑन आईएमडी, आईएमडी का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय जो यहाँ पे मौसम विभाग है, उस मौसम विभाग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो द आईएमडी मस्ट कंटिन्यू, मस्ट जो है वो मॉडल है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद में टू आया है, टू के बाद में वाइडन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वाइड जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, लेकिन जब आप इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाइडन रहेगा, और जब आप इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसके आगे ईडी लगा देंगे यहाँ पे। तो ये अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आईएमडी मस्ट कंटिन्यू, आईएमडी को निश्चित तौर पर ये जारी रखना चाहिए। टू कंटिन्यू क्या करने के लिए, टू वाइडन, वाइडन का मतलब इसको प्रसारित करना यहाँ पे, या इसकी जो है वो फैलाव को यहाँ पे जारी रखना। फोकस टू एड, एड यानी मदद करना यहाँ पे। बिजनेसेस, जो बिजनेस है यहाँ पे या सर्विस सेक्टर है उनको यहाँ। अब अपने मुख्य आर्टिकल पे अपन चलते हैं यहाँ पे। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विभाग, हैज फोरकास्ट। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, फोरकास्ट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। तो फोरकास्ट का मतलब अनुमान लगाया है उन्होंने। इन नॉर्मल मानसून का, एक सामान्य मानसून का, फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए। इन द एजेंसीज पैरेलेंस, पैरेलेंस का मतलब होता है एजेंसी का जो एक तरीके से तर्क है, या जो वो बात कहना चाह रहे हैं, एजेंसी का जो तर्क है इस संदर्भ में। नॉर्मल इम्प्लाइज, यानी सामान्य जो संकेत यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इम्प्लाइज का मतलब होता है संकेत देना। दैट की द कंट्री विल गेट, कि जो देश है यहाँ पे वो प्राप्त करेगा यहाँ पे 96 से लेके 104% ऑफ 88 सेंटीमीटर का जो है, यानी 88 सेंटीमीटर का लगभग 96 से 104% तक जो है वो ये प्राप्त करेगा। दैट इट गेट्स फ्रॉम जून टू सितंबर, जो ये सामान्य रूप से प्राप्त करता है जून से सितंबर महीने तक। दिस क्वांटिटी, और ये जो मात्रा है यहाँ पे बारिश की, इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी एलपीए कहा जाता है। इज द मीन ऑफ मानसून रेनफॉल, मीन का मतलब क्या है, ये एवरेज है एक तरीके से, यानी माध्य है, औसत है, जो रेनफॉल हुआ है यहाँ पे 1961 से लेके 2010 तक। द आईएमडी फॉर ओवर 20 ईयर्स, यानी 20 सालों से अब तक, फॉलोज, अनुसरण करती है, ए टू स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम, यानी एक द्विस्तरीय जो है मानसून जो है वो अनुमान के तंत्र को जो है वो यहाँ पे फॉलो करती है। आफ्टर द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, प्रोग्नोसिस फोरकास्ट को भी बोलते हैं यहाँ पे। तो अप्रैल के अंदर जो है वो उसके अनुमान लगाया है, उसके बाद इट गिव्स एन अपडेटेड एस्टिमेट, यानी अब ये जो है वो देता है एक अपडेटेड जो है वो एस्टिमेट, यानी आंकलन को, लेट मई, यानी मई के अंत में और जून के शुरुआत में। दिस इंक्लूड्स, और ये शामिल करता है, एन एस्टिमेट, एक आंकलन को, कि हाउ मच, की कितनी जो बारिश है, हाउ मच रेन इज लाइकली इन, यानी होने वाली है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, या फिर सेंट्रल इंडिया के अंदर, या साउदर्न जो पार्ट है, यानी साउदर्न जो इंडिया है, पेनिनसुला है, उसके अंदर। नंबर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर जुलाई एंड अगस्त, यहाँ पे संख्याएं जो हैं वो दी गई हैं, यानी बताया गया है कि जुलाई और अगस्त में क्या स्थिति रहने वाली है। विच सी 2/3, यानी 2/3 हिस्सा जो मानसून का यहाँ पे रेंज है उसका। एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर सोइंग, और ये सबसे महत्वपूर्ण वो महीने हैं जहां पे बुआई होती है। सोइंग का मतलब होता है जो फसल की अपन बुआई करते हैं
उसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये इस आर्टिकल का पहला हिस्सा था। अब अपन आगे वाले हिस्से पे चलते हैं। इसके बाद में लेखक आगे क्या बोल रहा है, दिस ईयर देयर विल बी फोरकास्ट फॉर जून एंड सेप्टेम्बर टू बी गिवन इन मे एंड अगस्त रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे अनुमान जो है वो जून और सितंबर के लिए भी यहाँ पे होगा। टू बी गिवन जो दिया जाएगा मई और अगस्त के महीने में क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः दिया जाएगा। हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक तौर पर, प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाते हुए या भविष्यवाणी करते हुए, रेन बारिश के लिए फॉर जून एंड सितंबर के लिए इज चैलेंजिंग, यानी वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। एज इट कॉरस्पॉन्ड, क्योंकि ये संबंधित है मानसून की एंट्री और एग्जिट को लेकर। यानी जून के महीने में तो मानसून इंटर करता है और सितंबर के महीने में मानसून क्या करता है, एग्जिट करता है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। देयर विल ऑल्सो बी फोरकास्ट फॉर वॉट इज कॉल्ड द मॉनसून कोर जोन। और यहाँ पे जो है इस चीज की भी जो है वो यहाँ पे फोरकास्टिंग की जाती है या अनुमान लगाया जाता है इस चीज का भी, जिसको अपन जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे, मानसून कोर जोन कहा जाता है जिसको, विच रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन इन द कंट्री। जो यहाँ पे निरूपित करता है अधिकांशतः जो बारिश से जनित या बारिश से जो यहाँ पे पैदा हो रही है एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है भारत के अंदर उसके लिए यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज अपडेट्स, ये सारे के सारे जो अपडेट्स हैं, आर एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब एक प्रसार है वो किसका, आईएमडीज के इंक्रीजिंग रिलायंस का। यानी आईएमडी का जो बढ़ता हुआ रिलायंस है, रिलायंस ऑन का मतलब होता है निर्भरता रहना, रिलायंस के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगती है। डायनामिकल का मतलब गतिशील, जो मानसून मॉडल्स हैं उनके ऊपर। तो ये किसको निरूपित कर रहा है, आईएमडी की बढ़ती हुई जो निर्भरता है यहाँ पे डायनामिक मानसून की जो सिस्टम के ऊपर, उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। अनलाइक द ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल, यानी जो परंपरागत यहाँ पे सांख्यिकी मॉडल रहा है उसके विपरीत, विच आर, जो कि किसके ऊपर आधारित है, जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, विच आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड सेट ऑफ मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, जो एक निश्चित जो है वो वेरिएबल सेट के ऊपर आधारित है, दैट हैव हिस्टोरिकली बीन कोरिलेटेड विद वेरिएशंस इन मानसून रेनफॉल। जो यहाँ पे ऐतिहासिक तौर पर कोरिलेटेड विद यानी संबंधित है, वेरिएशंस जो अलग अलग तरीके के यहाँ पे परिवर्तन आए हैं मानसून के रेनफॉल के अंदर। जबकि यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि इसके विपरीत द डायनामिकल मॉडल, जो यहाँ पे गतिशील मॉडल है, वो जनरेट करता है इस तरीके के अनुमान को बेस्ड ऑन, जो निर्भर है यहाँ पे इवॉल्विंग, यानी जो विकासशीलता को बताती है, वेदर पैटर्न को, यानी वेदर पैटर्न की जो विकासशीलता वाले डायनामिक्स फॉर्मेट है उसको ये निरूपित करती है डायनामिक मॉडल। द आईएमडी हैज बीन टेस्टिंग सच मॉडल्स फॉर मैनी ईयर्स। अब आईएमडी क्या कर रही है कि इस तरीके के जो है मॉडल्स को काफी सारे सालों से जो है वो इस चीज को टेस्ट कर रही है, बट इट इज ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन जो है ये केवल कुछ पिछले सालों से ही, दैट इट इज फाइंडिंग यूज फॉर प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट, लेकिन कुछ सालों से ही ये जो है इसका व्यवहारगत जो है वो मौसम के जो है वो अनुमान लगाने में जो है वो इसके उपयोग को खोज रही है यहाँ पे, या उसको पा रही है यहाँ पे। अब अपन आगे के हिस्से पे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, ए नॉर्मल मानसून फोरकास्ट, यानी एक सामान्य जो मौसम का अनुमान है दिस ईयर, इस वर्ष, इज प्राइमरली यानी प्राथमिक तौर पर प्रेडिकेटेड ऑन। प्रेडिकेटेड ऑन का मतलब होता है, देखो, किसी चीज की ओर संकेत होना, वो है ना, तो वो प्रेडिकेटेड है, संकेतित है यहाँ पे, या अपन बोल सकते हैं पर निर्भर होना भी कहा जा सकता है। तो वो ये प्रेडिकेटेड है या निर्भर है किसके ऊपर, न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर्स के ऊपर इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर, और इक्वेटोरियल का मतलब भूमध्य सागरीय जो स्थिति है, सेंट्रल का मतलब जो केंद्रीय है, तो उसके न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर के ऊपर ये निर्भर करती है। इन 2019 और 20 द आईएमडी फोरकास्ट नॉर्मल रेन्स, यानी आईएमडी ने अनुमान लगाया था 2019-20 के अंदर एक सामान्य बारिश का, लेकिन हुआ क्या कि इंडिया एंडेड अप विद
एंडेड अप विद, देखो एक फ्रेज है यहाँ पे, और इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को यहाँ पे इस तरीके से प्राप्त करना स्थिति के बाद में, या एक निश्चित समय के बाद में किसी स्थिति को ऐसा जो है वो प्राप्त करना यहाँ पे। तो उन्होंने कैसा प्राप्त किया, 110% और 109% एलपीए का उन्होंने प्राप्त किया, यानी जो अनुमान लगाया गया था उससे वो ज्यादा रहा यहाँ पे। दिस ईयर ए वार्मिंग अल नीनो। अल नीनो देखो यहाँ पे जो है दो तरीके के शब्द होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक शब्द होता है अल नीनो और एक होता है ला लीना। ये दो शब्द होते हैं जिनका देखो कई बार यूज किया जाता है। ये इसका मतलब तो होता है एबनॉर्मल वार्मिंग, यानी असामान्य वातावरण के अंदर गर्मी पैदा हो, जबकि ला लीना का मतलब है एबनॉर्मल जो स्थिति है यहाँ पे वो कूलिंग की हो। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो एक अलग स्थिति को निरूपित कर रहे हैं। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि दिस ईयर ए वार्मिंग अल नीनो, यानी एक जो वार्मिंग इफेक्ट है अल नीनो का, इज अनलाइकली, यानी संभव रूप से नहीं होगा, एंड अनादर ओशियन पैरामीटर क्लोजर होम, और जो अन्य महासागरीय जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं, या पैरामीटर्स जो हैं क्लोजर होम, जो यहाँ पे जो है वो नजदीक दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। द इंडियन ओशियन डाइपोल, और जो यहाँ पे भारतीय जो महासागर है, या यहाँ पे जो भारतीय महासागर का जो डाइपोल है, टू इज एक्सपेक्टेड, उससे भी जो है यहाँ पे आशा की जा रही है टू बी अनफेवरेबल, कि वो यहाँ पे अनफेवरेबल यहाँ पे रहने वाला है फॉर एक्सेस रेन के लिए, यानी रेन के आधिक्य के लिए। एंड सो द आईएमडी सीम्स मोर कॉन्फिडेंट, और इसीलिए आईएमडी जो है वो इस चीज में ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है यहाँ पे, दैट इट्स कैलकुलेशन, कि इसकी जो गणना है यहाँ पे मौसम के अनुमान को लेकर, आर नॉट गोइंग टू बी एज रॉन्ग, कि वो जो है वो इस तरीके से गलत नहीं होने जा रही है। यानी उसका ये दावा है कि निश्चित तौर पर उसका जो अनुमान इस साल लगाया गया है वो सही जाने वाला है। आगे देखते हैं, हाउएवर, किंतु द मॉडल्स ऑलरेडी शो ए गुड चांस ऑफ अबो नॉर्मल रेन इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। लेकिन जो है यहाँ पे मॉडल जो है वो पहले से ही यहाँ पे प्रदर्शित करता है एक जो है वो अच्छे चांस को, यहाँ पे जो अबो नॉर्मल रहने वाला है बारिश, कहाँ पे, सेंट्रल जो है वो इंडिया के अंदर और साउदर्न इंडिया के अंदर। वाइल फोरकास्ट आर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जबकि भारत के लिए जो ये मौसम का अनुमान लगाने वाली स्थिति जो है वो क्या है, एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है या महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पे। क्योंकि किसके लिए, इंडियाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी भारत के अंदर जो आपदा को लेकर जो तैयारी है उसके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। देयर शुड ऑल्सो बी मोर फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग, और यहाँ पे जो है वो ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ज्यादा फोकस होना चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब शामिल करने के लिए। दीज फोरकास्ट, इस तरीके के फोरकास्ट को डाउन टू म्युनिसिपल एंड ब्लॉक लेवल प्लानिंग, यानी इस तरीके की जो फोरकास्टिंग है वो निचले स्तर यानी म्युनिसिपल लेवल पे, और इसके अलावा ब्लॉक लेवल की प्लानिंग भी वहां पे मौसम को लेकर होनी चाहिए, यानी निचले स्तर पर भी जो है वो इसकी फोरकास्टिंग यहां पे की जानी चाहिए, उसका उपयोग वहां पे होना चाहिए। द मानसून फोरकास्ट्स वर प्राइमरली इवोल्व्ड टू असिस्ट विद एग्रीकल्चर, यानी यहां पे देखो मुख्य जो है वो इसका काम क्या है कि मानसून का जो अनुमान है वर प्राइमरी, यानी मुख्य तौर पर जो है वो किस तरीके का था, यहाँ पे किस चीज को विकसित करने के लिए इसको डेवलप किया गया था, एग्रीकल्चर के लिए। एंड इट इज ओनली नाउ गेटिंग मोर अर्बन फोकस्ड, लेकिन जो है वो ये अब जो है वर्तमान के अंदर वो ज्यादा फोकस्ड जो है वो किस पे हो रहा है, ये अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के ऊपर फोकस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। और किसकी वजह से ऐसा, क्योंकि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी वजह से ये जो है वो चीजें देखने को मिल रही है। दैट एकम्पनी का मतलब जो है वो किसी चीज को टुगेदर जो है वो या को एग्जिस्ट होना किसी स्थिति का, इवन नॉर्मल मानसून, यानी नॉर्मल मानसून की स्थिति के साथ भी ये चीजें जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। सेवरल बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर, विभिन्न तरीके के जो व्यापार हैं या फिर सेवा क्षेत्र जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, निड यानी उनको जरूरत है वेदर प्रोडक्ट्स की, यानी जिनसे वो मौसम का यहाँ पे ज्ञान ले पाए। एंड इन टर्म्स ऑफ साइंस, और विज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो संबंध में यहाँ पे।
फ्यू हैव द रिसोर्सेज, यानी कुछ या न के बराबर जो है वहां पे उनके पास रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। द आईएमडी है, जो आईएमडी के पास है। तो इस तरीके के सेवा क्षेत्र के उद्योग या सेवरल बिजनेसेस के पास इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट नहीं है जितने कि यहाँ पे आईएमडी के पास हैं, या ऐसे उद्योगों के पास न के बराबर इस तरीके की स्थितियां हैं। आईएमडी मस्ट कंटिन्यू टू ऐड ऑन ऑल द फ्रंट्स, और आईएमडी को यहाँ पे जारी रखना चाहिए, टू ऐड यानी मदद करना, ऑन ऑल दीज फ्रंट्स, इस सभी तरीके के जो है वो क्षेत्रों के ऊपर यहाँ पे। तो आईएमडी को इन क्षेत्रों के अंदर मदद यहाँ पे की जानी चाहिए, या उस चीज को लगातार यहाँ पे जारी रखना चाहिए। तो ये आज का अपना एडिटोरियल था। अब अपन आगे जो है वो इस एडिटोरियल की महत्वपूर्ण वोकेब के ऊपर चलते हैं। वोकेब की एक्सरसाइज अपन करेंगे अब यहाँ पे। आज की अपनी वोकेब में देखते हैं, ये 2 कॉलम आपको दिए गए हैं, इसमें सिनोनिम्स को मैच करना है आपको। यहाँ पे पैरेलेंस है, प्रोग्नोसिस, प्रेडिकेट, इवॉल्व, पैरामीटर, इनकॉर्पोरेट। देखो इनकॉर्पोरेट मैंने बताया था, किसी चीज को शामिल करना, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट है। जब आप शामिल करने की बात करते हैं तो इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड करना यहाँ पे। पैरामीटर्स जो हैं वो लिमिट होती है, या आप तरीके से जो है वो पैरामीटर्स जो दायरा होता है उसको अपन बोल सकते हैं पैरामीटर को। तो यहाँ पे दायरा भी इसको कहा जा सकता है, इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट को इंक्लूड यहाँ पे कहा जाता है। इवॉल्व वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को डेवलप करना, यहाँ पे विकसित करना हो सकता है। इसके बाद में देखो फोरकास्ट यहाँ पे किससे संबंधित होगा, इस वाले कॉलम फर्स्ट के अंदर फोरकास्ट वर्ड का जो है वो संबंध होगा यहाँ पे प्रोग्नोसिस से। तो प्रोग्नोसिस यहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा, फोरकास्ट से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में जो है वो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के साथ देखो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि किस तरीके की जो है वो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। प्रेडिकेट के साथ ओन आ सकता है या अपोन आ सकता है। तो प्रेडिकेट की जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो प्रेडिकेट का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, जो किसी विशेष जो है वो चीजों पे आधारित है यहाँ पे। तो बेस्ड ऑन पर्टिकुलर बिलीफ, जो ऐसी चीजें होती हैं उसको अपन बोलते हैं जो प्रेडिकेट है। ठीक है, इसके बाद में जो है अब अगला शब्द दिया गया है आर्गट। आर्गट का मतलब होता है, देखो किसी भी चीज की अपन जो है जो विशेष तरीके से बोले जाने वाली बोली है, या अपन वर्ग विशेष की बोली को कह सकते हैं यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं पैरेलेंस। तो पैरेलेंस यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, आर्गट से जुड़ा हुआ है। अपन इसको इनडायरेक्टली जो है वो आर्गट को अपन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो एक्सप्रेशन भी यहाँ पे इसको कहा जा सकता है। तो आर्गट एक तरीके से एक्सप्रेशन भी है, यहाँ पे बोलने का तरीका भी है। तो ये अपने आज के वोकेब थे महत्वपूर्ण, जो आपके इसी एडिटोरियल से संबंधित थे। अब अपन आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर अपन आज जो अपने एडिटोरियल पढ़ा है उसी से संबंधित कुछ एक्सरसाइज आपको कॉमन एरर के तौर पे दी गई है, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पे। The Indian Meteorological Department has forecasted a normal monsoon for this year। अब देखो अभी मैंने बताया था आपको कि फोरकास्ट की जो है वो फर्स्ट फॉर्म अब हैज है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आने वाली है। तो इसके साथ जो है वो ईडी यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी फोरकास्ट की तीनों फॉर्म जो है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। इसके बाद में आगे देखते हैं इन द एजेंसीज पैरेलेंस। पैरेलेंस मैंने बताया था एक्सप्रेशन जो है या उनका जो तर्क है, लेकिन तर्क किसका, एजेंसी का। तो ये पजेसिव वाली स्थिति में आएगा। तो इसको अपन को कैसे लिखना पड़ेगा, एजेंसी फिर एपोस्ट्रोफे एस लिखना पड़ेगा, यानी एजेंसी का तर्क जो है यहाँ पे। इसके बाद में आगे वाले सवाल पे चलेंगे। आफ्टर द प्रोग्नोसिस इन अप्रैल इट गिव्स एन अपडेटेड एस्टिमेट। देखो एस्टिमेट आंकलन जो है वो नाउन है यहाँ पे, और नाउन की विशेषता कौन बताना चाहिए, एडजेक्टिव बताना चाहिए। तो अपडेट को आप एडजेक्टिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, अपडेटेड लिखना पड़ेगा। तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इन लेट मई एंड अर्ली जून। अगले सवाल पे चलते हैं। ए नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर इज प्राइमरली प्रेडिकेटेड। अब देखो प्रेडिकेटेड अभी मैंने बताया था, इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ओन या अपॉन लगता है। तो ये इन यहां पे नहीं आएगा। न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर ऑन द सेंट्रल
इक्वेटोरियल पैसिफिक। तो ये केंद्रीय भूमध्य सागरीय जो प्रशांत महासागर है उसकी बात कर रहा है, तो उसके अंदर यहां पे बताया गया है। तो इनके स्थान पर क्या आना चाहिए, सॉरी ऑन के स्थान पे क्या आना चाहिए, इनका इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। सेवरल बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज निड्स। अब देखो निड्स कैसे आएगा, जब सब्जेक्ट दो हैं, एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं यहां पे, तो इसलिए यहां पे जब प्रेजेंट इंडेफिनेट की अपन चर्चा कर रहे हैं तो यहां पे प्लूरल जब रहता है तो वर्ब के साथ यहां पे एस या ईएस नहीं लगता है। वेदर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ए फ्यू। देखो ए फ्यू के स्थान पे यहां पे क्या आएगा, फ्यू ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे हैव द रिसोर्सेज द आईएमडी हैज, जो आईएमडी के पास है उसकी तुलना में उनके पास रिसोर्सेज क्या है, न के बराबर है। द आईएमडी मस्ट कंटिन्यू। अब देखो मस्ट मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो कंटिन्यूड में जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू ही रहेगा, तो डी यहाँ से हट जाएगा। तो ये यहाँ पे ये चीजें अपन ने देखी। एरर जो है वो इसी तरीके से आपको एग्जामों में भी पूछी जाती है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बैंक का दे रहे हैं, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इसी तरीके की एरर पूछी जाती है। अब अपना समय आ गया है ग्रामर ऑफ द डे का, यानी एक दिन जो है अपन जो है वो पर डे के हिसाब से एक कंसेप्ट को अपन ग्रामर को देखते हैं यहाँ पे। उसी कंसेप्ट के ऊपर अपन आज चलते हैं, जो अपनी फ्यू वाली कंसेप्ट है उसको अपन यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो इस डायग्राम से अपन इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है न के बराबर, यानी बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, ठीक है। और ए फ्यू है तो इसका मतलब कुछ स्थिति है, द फ्यू है यानी पर्टिकुलर, यानी थोड़ा बहुत उसके अंदर मौजूद है। उसी तरीके से आप लिटिल को भी यूज कर सकते हैं। लिटिल जो है वो केवल आएगा तो न के बराबर आएगा। ए लिटिल है तो इसका मतलब थोड़ा है यहाँ पे, और थोड़े से ज्यादा है तो उसको अपन द लिटिल यहाँ पे बोलेंगे। इस कंसेप्ट को अपन और क्लियर करते चले जाएंगे। अब आगे देखते हैं। आगे वाली स्थिति में देखो मैं आपको बता देता हूं कि फ्यू और लिटिल, यहां पे जो है वो लिटिल और फ्यू के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। जब आप फ्यू का उपयोग कर रहे हैं तो ये काउंटेबल नाउन यानी जिनको अपन गिन सकते हैं उस नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप लिटिल की बात कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल यानी जिसको अपन गिन नहीं सकते उसके साथ इसका उपयोग किया जाएगा। जब आप ए फ्यू की बात कर रहे हैं और फ्यू की बात कर रहे हैं तो फ्यू तब आएगा जब ऋणात्मक सेंस है। ऋणात्मक का मतलब वहां पे बिल्कुल भी या न के बराबर चीजें हैं। पॉजिटिव जब आएगा जब कुछ एक चीजें वहां पे मौजूद हैं। इसी तरीके से लिटिल कब आएगा, जब न के बराबर वहां चीजें हैं। ए लिटिल आएगा जब कुछ जो है वो चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो यहां पे यही बताने का प्रयास किया गया है कि यदि फ्यू आता है तो इसका मतलब है नॉट मैनी, यानी वहां पे जो है वो न के बराबर स्थिति है, यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। और लिटिल का उपयोग कब किया जाएगा, जब नॉट मच है। मच भी देखो यहाँ पे जो है वो अनकाउंटेबल स्थिति को यहाँ पे बताता है। ए फ्यू तब आएगा जब कुछ चीजें हैं, यानी स्मॉल अमाउंट है वहां पे। ए लिटिल तब आएगा जब कुछ चीजें वहां पे मौजूद हैं, यहाँ पे फ्यू से जो ज्यादा रहेंगी यहाँ पे। तो इस स्थिति को अपन ने यहाँ पे देखा। अब अपन इसको आगे और एक्सप्लेन करते हैं, इसको सेंटेंस में देखने का प्रयास करते हैं। देखो, आई हैव ए लिटिल मनी, आई कैन गिव इट टू यू। लिटिल मनी का मतलब मेरे पास जो है वो थोड़ा बहुत है, यानी कुछ पैसा है, लेकिन मैं जो है वो आपको दे सकता हूं या तुम्हें दे सकता हूं। आई हैव लिटिल मनी, अब इसमें लिटिल मनी का मतलब होता है न के बराबर, यानी मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये नहीं दे सकता हूं। तो लिटिल तब आएगा जब बिल्कुल भी, आपका नेगेटिव सेंस में जब आप यूज करेंगे, और ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। द लिटिल तब आएगा जब आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं और वो ए लिटिल से ज्यादा है। तो द कैट हैज नॉक्ड ओवर द लिटिल मिल्क इन द जग। नॉक्ड ओवर का मतलब उसको गिरा दिया वहां पे, और द लिटिल मिल्क का मतलब जितना भी जो है वो जग के अंदर था, सारा का सारा दूध उसने गिरा दिया वहां पे। इसी तरीके से ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। देखो, फ्यू का मतलब बिल्कुल भी या न के बराबर होता है यहाँ पे, और फ्यू का इस्तेमाल जो है वो कब किया जाएगा, जब काउंटेबल स्थिति हो। तो राम हैज मेड फ्यू मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, यानी न के बराबर गलतियां उन्होंने की है। ए फ्यू का मतलब फ्यू से कुछ ज्यादा है और पॉजिटिव सेंस है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कुछ मित्र हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं यहाँ पे या बोलते हैं यहाँ पे। द फ्यू का मतलब कुछ से ज्यादा हो गए अब, यानी जितने भी हैं पूरे के पूरे। तो द फ्यू कॉइन्स
आई हैव इन माई पॉकेट, यानी जितने भी कॉइन्स जो मेरी जेब के अंदर हैं, आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं तुम्हें जो है वो ये नहीं दूंगा। तो इस तरीके से इन शब्दों के अंदर डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार ये कंसेप्ट पूछी जाती है, तो ये अपन को यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसी तरीके की कुछ कंसेप्ट अपन और देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आज की अगली कंसेप्ट है लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। इसमें जो है वो डिफरेंस क्या होता है, या एक ही चीज है। तो a lot of और lots of are used to express that there is a large quantity of something, और इसको अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों जो है वो यहाँ पे उपयोग करना यहाँ पे सही है। जैसे she has a lot of money या फिर she has lots of money, दोनों सही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे a lot of dogs, तो यहां पे ये काउंटेबल है। ए लॉट ऑफ टाइम, ये अनकाउंटेबल है। ए लॉट ऑफ पीपल, ये काउंटेबल है। ए लॉट ऑफ फन, ये अनकाउंटेबल है। तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए उपयोग में कर सकते हैं। और ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों यहां पे जो है वो एक ही तरीके से उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसके बाद में एक कंसेप्ट अपन मच और मैनी की भी यहाँ पे जान लेते हैं। देखो, मैनी तब आएगा जब आप काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, मच तब आएगा जब आप अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इनका बेसिकली जो उपयोग होता है वो नेगेटिव सेंस या क्वेश्चंस वाले स्ट्रक्चर में ज़्यादातर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मैनी सीडीज, तो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा हो गया, जैसे मच मनी है। मैनी ब्रदर्स, ये काउंटेबल है। मच मिल्क अनकाउंटेबल है। तो ये स्थिति अपन को ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे वो मैंने पहले भी ऊपर बताई है कि वी ऑलमोस्ट नेवर यूज मच एंड मैनी इन पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में इनका सामान्यतः उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। वी ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, यानी इनका अपन जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में उपयोग करते हैं। जैसे आई हैव मच मनी, इनकरेक्ट, बिकॉज द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो यहां पे ये सही है स्ट्रक्चर। इसी तरीके से एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब वर्ड टाइम्स की बात की जाए तो वी यूज मैनी टाइम्स, मोर देन अ लॉट ऑफ टाइम्स और लॉट्स ऑफ टाइम्स की तुलना में। समटाइम्स मीन्स फ्रिक्वेंटली और ऑफन, जिसका मतलब जो है वो प्रायकर जो फ्रिक्वेंटली या ऑफन यहां पे होता है। जैसे दैट इज माई फेवरेट बुक, आई हैव रीड इट मैनी टाइम्स। तो यहां पे लॉट ऑफ टाइम्स यहां पे नहीं लिखेंगे अपन। डोंट वरी, आई हैव डन दिस मैनी टाइम्स। वी हैव स्टेड एट दिस होटल मैनी टाइम्स ओवर द ईयर्स। तो ये यहां पे स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है कि मच एंड मैनी कहां पे काउंटेबल नाउन में यूज हो रही है, कहां पे अनकाउंटेबल नाउन पे यूज हो रही है। मच और मैनी का यूज ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है, और टाइम्स वाले सेंस में किस तरीके से अपन इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको ग्रामर की कंसेप्ट बता रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की अपन एक अंतिम कंसेप्ट और देख लेते हैं यहां पे। आज की अंतिम कंसेप्ट अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर है, यानी जब मैनी के बाद में ए और एन आर्टिकल जब यूज किया जाता है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक सिंगुलर नाउन इसके बाद में आएगा और सिंगुलर वर्ब स्ट्रक्चर यहां पे रहेगी। तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैनी आया तो मैनी ए रहा, तो मैन जो है वो सिंगुलर है और हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। इसी तरीके से मैनी ए वुमेन के साथ वर्क्स आया है, मैनी ए मैन के साथ हैज आया है, मैनी ए टेल के साथ वॉज आया है, मैनी ए पॉलिटिशियंस के साथ हैज का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैनी के बाद में सिंगुलर नाउन का उपयोग जो है वो किया जाएगा यहां पे, और सिंगुलर वर्ब स्ट्रक्चर ही इसकी रहेगी। तो ये आपने आज अपन जो है वो लोगों ने मिलकर देखा कि किस तरीके से जो है अपन जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ ग्रामर कंसेप्ट निकाल के भी जो है वो ला सकते हैं, और वोकेब को भी साथ साथ में देख सकते हैं। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसीलिए न्यूज़पेपर की जो है वो अहम भूमिका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, और आने वाले एग्जामों में आपको वो न्यूज़ रीडिंग कैसे काम कर सकती है या कैसे आपके लिए वो मददगार हो सकती है, ये जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बाद में जो मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं,
या आपको ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे बताई जा रही है या वोकेब ऑफ द डे बताई जा रही है, ये सीधे तौर पर आपको एग्जाम में जो है वो मदद करेगी। तो सेशन को जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो है वो इसके फीडबैक आप जरूर दें। आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी फिर मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ।